Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today is the part 2 of cost accounting. So we have discussed many MCQs in the part 1 and I hope कि you all are enjoying these sessions. तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स उसमें से क्लियर हुए रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है बहुत सारे कंसेप्ट से ही आपके MCQs आप पेपर में सॉल्व कर सकोगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के MCQs जो आपके कॉस्टिंग के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 2 में जाएंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काफ़ी सारे MCQs अपलोड कर दिए हैं, वो जाके आप प्रैक्टिस करें। आपके बहुत सारे MCQs से बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, रिटेंशन मनी इज इक्वल टू। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो रिटेंशन मनी क्या होता है? वर्क सर्टिफाइड माइनस वर्क अनसर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड माइनस पेमेंट रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो रिमेंबर इसका राइट आंसर है वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जो वर्क सर्टिफाइड होगा वो अगर हम माइनस करेंगे तो हमको रिटेंशन मनी मिलेगा। रिटेंशन मनी का मतलब होता है उतना पैसा जो अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं किया गया है। अगर 1 लाख रुपीज का पेमेंट करना था तो 20,000 पे कर दिया, तो 80,000 रिटेन करके रखा है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन मनी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से अगर आप वर्क सर्टिफाइड को माइनस करोगे तो आपको रिटेंशन मनी मिल जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिसाइडेड फॉर। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिसाइडेड फॉर लेबर, मटीरियल्स, ओवरहेड्स या ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑल द एलिमेंट्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट सभी एलिमेंट्स के लिए डिसाइड किया जाता है, लेबर के लिए भी, मटीरियल्स के लिए भी, ओवरहेड्स के लिए भी, एंड ऑल द एलिमेंट्स। दैट इज व्हाई द आंसर, राइट आंसर फॉर दिस इज ऑल द एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी कैलकुलेटेड एज। तो हाउ डू वी कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन? फॉर्मूला दिया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। अब ध्यान रखना, अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन आता है। अगर आप सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर करोगे तो भी आपको कंट्रीब्यूशन आता है। अगर आप फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट में प्लस करोगे तो भी आपको कंट्रीब्यूशन आता है। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मेट याद रखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो यू आर गेटिंग द आंसर एज प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे तो भी हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, या सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो भी हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिनल कॉस्टिंग इज इट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, सिमिलर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या नन ऑफ द अबव। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है इट इज कंसिडर एज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इट्स अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। अभी आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी एक्चुअल आउटपुट आपको दिया है 25,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस दिया है 3,000 यूनिट्स, एंड एबनॉर्मल लॉस दिया है 2,000 यूनिट्स। तो कैसे सॉल्व करना है? देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है इनपुट। इनपुट में से अगर हम नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटपुट में से अगर हम एक्चुअल आउटपुट को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एबनॉर्मल लॉस या फिर गेन। ठीक है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस दिया है, तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कितना दिया है आपका? 2,000 का एबनॉर्मल लॉस दिया है, दिस इज द एबनॉर्मल लॉस। फिर एक्चुअल आउटपुट आपको कितना दिया है? एक्चुअल आउटपुट आपको दिया है 25,000। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट आपको कितना दिया है? 25,000। नॉर्मल लॉस में यहाँ पे लिख देता हूँ 3,000 दिया हुआ है। तो अभी देखो, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम 2,000 में 25,000 प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 27,000, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। देखो 27 एक्सपेक्टेड, 27 में से 25 माइनस करेंगे तो 2,000 परफेक्ट आता है, मतलब हमारा आंसर राइट। फिर ये 27 में अगर आप 3,000 प्लस करोगे तो आपको इनपुट मिल जाएगा, दैट विल बी 30,000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 30,000। देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका 30,000। आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। मेन तो इसका फॉर्मेट है,
फॉर्मेट अगर याद रखोगे तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कंटेन्स क्वांटिटीज एंड कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल ओनली, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ओनली, डायरेक्ट लेबर ओनली, या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। तो रिमेंबर, स्टैंडर्ड कॉस्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दैट इज कॉल्ड एज वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो तीनों के तीनों पॉइंट्स इसमें कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व अकाउंट या बैलेंस शीट। आई होप कि आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तो फिर वो रूल है, अगर 25% तक कैलकुलेशन है, मतलब 24% तक है तो पूरा का पूरा रिजर्व में जाएगा, 25 से लेके 49% तक है तो वी कैलकुलेट 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट। अगर 50% से ऊपर अगर वर्क डन आया आपका तो दैट विल बी 2/3 का कैलकुलेशन। आई होप यू आर क्लियर विद द पॉइंट्स। फर्दर क्वेश्चन नंबर 8, वेरियंस इज द डिफरेंस बिटवीन। तो दिस इज द चैप्टर रिलेटेड विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो वेरियंस जो है वो डिफरेंस किसका और किसका डिफरेंस है? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट का, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स एंड प्रॉफिट, या फिर वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो जो भी आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा और जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको ही हम वेरिएंसेस के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, मटेरियल कॉस्ट। सिमिलरली यू हैव लर्नड ऑलरेडी लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ABC stands for ABC analysis, asset based control, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी लेकिन कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ABC का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ABC क्या है कॉस्टिंग में? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो आपको ध्यान रखना है। फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज कंप्लीटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 75%, ध्यान रखना, contract work is completed up to the extent of 75% of the contract price, the profit to be credited to profit and loss account is। तो मैंने अभी आपको रूल बताए थे, अगर हमको 24% तक ये परसेंटेज आएगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? रिजर्व में जाता है। अगर 25% से लेके 49% तक आएगा तो वी आर कैलकुलेटिंग बाय द फॉर्मूला नोशनल प्रॉफिट इक्वल टू, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर हम ये 50% से ऊपर हमें आंसर मिल जाएगा तो दैट विल बी 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे पूछा है 75%, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर बनेगा 2/3। ठीक है, 2/3 ऑफ प्रॉफिट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्दर 11th नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे। प्लांट स्पेशली परचेज फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज डेबिटेड टू। तो प्लांट अगर हमने स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही लिया है तो वो कहाँ डेबिट होगा? प्लांट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही प्लांट डेबिट होगा। 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड एट सर्टन परसेंटेज ऑन यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस, डायरेक्ट मटेरियल्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट या कॉस्ट ऑफ इनपुट। अभी आप इसमें दो चीजों में कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट मटेरियल्स पे तो हम कभी नॉर्मल लॉस नहीं ढूंढते, तो ये तो गया। एक्सपेक्टेड आउटपुट तो नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद आता है, तो ये भी गया। अब कंफ्यूजन बनता है कि यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस पे ढूंढते हैं कि कॉस्ट ऑफ इनपुट पे ढूंढते हैं। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है कॉस्ट ऑफ इनपुट, क्योंकि लिए जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट रहेगा, ये अभी यूनिट्स इंट्रोड्यूस क्यों नहीं? क्योंकि लिए अगर पहले प्रोसेस में आप डायरेक्ट ढूंढे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंड प्रोसेस में एडिशनल इनपुट होता है, तो एडिशनल इनपुट को प्लस करके टोटल इनपुट मिलता है। ध्यान रखना, तो वो टोटल इनपुट के ऊपर ही हम नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, विच इज कॉल्ड वेट लॉस एंड स्क्रैप लॉस। तो राइट आंसर फॉर दिस इज कॉस्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। नॉर्मल पेनल्टीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मटेरियल्स अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंट। रिमेंबर, नॉर्मल पेनल्टीज जो है वो भी हम कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जाएंगे। द बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो बैलेंस ऑफ finished goods ledger control account represents cost of goods sold, cost of goods remain unsold, cost of WIP, that is work in progress, or none of the above. The right answer for this is cost of goods remain unsold. ठीक है, जो भी गुड्स आपके रिमेन मतलब बेचे नहीं जाएंगे या रिमेन अनसोल्ड होंगे वही बैलेंस होगा, आपका फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट शो करेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोडक्ट विच हैज इक्वल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, इकोनॉमिक प्रोडक्ट या कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो राइट आंसर फॉर दिस इज जॉइंट प्रोडक्ट। आपको ध्यान रखना है, द प्रोडक्ट विच हैज इक्वल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट। आई होप कि आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज आपको मिलने वाली है और आई होप कि आपको इसके ये एमसीक्यूज की वजह से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर दूसरे सब्जेक्ट्स के डालिए, दूसरे सब्जेक्ट्स के डालिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिकली जो एमसीक्यूज चलेगा वो एक सीक्वेंस में चलेगा। पहले मैंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपको सुबह मिलता है, और नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। तो अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर स्टॉप करूंगा तो एक थियोरी सब्जेक्ट उठाऊंगा, दैट विल बी HRM। तो HRM के एमसीक्यूज के साथ आपको कॉस्टिंग के एमसीक्यूज भी मिलते रहेंगे, विच विल बी अ प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, उनको भी ये मॉक टेस्ट से सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। बिकॉज जब आप खुद एमसीक्यूज पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न। 300-400 एमसीक्यूज अगर बुक के पीछे दिए हैं वो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। बट मैं ट्राई करता हूँ एमसीक्यूज के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ताकि वो कंसेप्ट से आप पेपर में कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसका पीडीएफ मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया है, जैसे ही कॉस्टिंग के सारी सीरीज खत्म हो जाएगी वैसे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा कंबाइंड बना के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज अभी खत्म हो चुकी है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सीरीज है उसके बेसिस पे मैं कंबाइंड आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लास्ट मिनट रिविजन विद RSM, ताकि आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Till then, as always, work harder, be smarter.